नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल सत्यनारायण सोनी पर मैंने हिंदी व्याकरण के लगभग 30 से 35 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब वासुदेवा एकेडमी के इस YouTube चैनल के माध्यम से आज अपन कुछ प्रश्नोत्तरी करते हैं, जिसका आज टॉपिक रहेगा वर्ण विचार और शब्द विचार। चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी से, जो व्याख्यात्मक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो आ रहा है, वो प्रश्न क्या है कि आदि स्वर की संख्या है। देखो, ये हमने चर्चा करी है कि आदि स्वर कौन से होते हैं। तो आदि स्वर जो है मित्रों, ध्यान रखना, हम देखें तो आदि स्वर जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं ऋस्व स्वर। क्या बोलते हैं साथियों? ऋस्व स्वर। इसको हमने एक और नाम दिया था मूल स्वर। क्या नाम दिया था? मूल स्वर। अब मूल स्वर आते ही आपके दिमाग में प्रश्न आ जाना चाहिए कि यह कौन सा स्वर के बारे में चर्चा कर रहा है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है ना? तो इससे संबंधित प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि आदि स्वर किसे कहेंगे? मूल स्वर को ही। मूल स्वर किसे कहेंगे? ऋस्व स्वर को। दूसरी बात, यहां देखिए, ये जो 7 ऑप्शन है, ये ऑप्शन है संधि स्वर का। किसका है साथियों? संधि स्वर कहें या संयुक्त स्वर का। ठीक है। फिर आता है 11। आपको पता है मूल स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, यानी मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। अपने इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ब 4। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा क्वेश्चन अपने सामने है। दूसरा प्रश्न आपके सामने यह है कि अग्र स्वर निम्न में से किस समूह में है? यानी अग्र स्वर। मित्रों, अग्र स्वर का तात्पर्य क्या होता है, ये हम सबसे पहले समझते हैं। अग्र स्वर जिह्वा के अगले भाग से, यानी जिह्वा का अग्र भाग जहां सक्रिय होता है वो अग्र स्वर होते हैं। तो देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जहां जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय माना गया है? तो देखिए आप इसमें आ नहीं, ई उ ये भी नहीं, ये भी नहीं है। फिर आता है अ ई ए नहीं, ये भी नहीं। ई ए आई। देखो, आप उच्चारण करोगे ना तो स्वतः आपको मालूम चल जाएगा कि उच्चारण करते ही जीवा का कौन सा भाग सक्रिय हो रहा है। आप देखिए, जब अपन इसका उच्चारण करते हैं ई ए आई, तो जीवा का अगला भाग सक्रिय होता है। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर कौन सा है? स। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो अपना बनता है, दूसरा प्रश्न यह है कि विवृत स्वर है। विवृत स्वर क्या है, पहले यह समझते हैं। विवृत स्वर क्या होता है? विवृत स्वर का मतलब होता है मुंह का ज्यादा खुलना, यानी मुंह क्या होता है? ज्यादा खुलता है। यानी आप देख लीजिए, जब कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे जरूर कहेगा कि मुंह खोलो, बोलो आ बोलते ही क्या होता है? मुंह ज्यादा खुलता है। और मुंह ज्यादा खुलने से उसका उत्तर अपना क्या हो जाएगा? आ। यानी इस विपरीत स्वर किसे कहेंगे? आ। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। निम्न में से प्लुत स्वर। देखो, प्लुत स्वर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर का मतलब होता है 3 मात्रा का समय लगे। यानी कोशिश कीजिए समझने की और देखने की कि प्लुत स्वर होता है 3 मात्रा का समय लगे, यानी 3 मात्राएं जहां समय लगने उच्चारित होती हैं, 3 मात्राओं का जो समय लगेगा वो प्लुत स्वर होगा। अब आप देखिए, इसे प्लुत ध्वनि भी कहते हैं, प्लुत ध्वनि भी कहेंगे। तो इसमें देखिए, दिल्ली नहीं है, फिर अन्न ये भी नहीं, कच्चा ये भी नहीं, तो उत्तर होगा पी। अपने इस प्रश्न का उत्तर होगा पी। अब थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन से और शब्द हो सकते हैं, जैसे ओम, पी, ची, ये सारी ध्वनियां प्लुत ध्वनि
ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। ये सारी ध्वनियां प्लुत ध्वनियां कहलाती हैं, जहां 3 मात्राओं का समय लगे। चलिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा में हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि हिंदी में शब्द का ही खेल है। अगर आपने शब्द सही तरह से पहचान लिया, प्रश्न को सही तरह से समझ लिया, तो मित्रों उत्तर भी आप सही तरह से करोगे। प्रश्न है ट वर्ग का उच्चारण स्थान। देखो, उच्चारण स्थान पूछा है। 2 चीज होती है, प्रश्न ये 2 तरीके से पूछा जाता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, या ट वर्ग को कौन सी संज्ञा देते हैं। ट वर्ग को कौन सी संज्ञा देते हैं। यहां इसने प्रश्न पूछा है स्थान कौन सा है, यानी किस स्थान से ट वर्ग उच्चारित होता है। तो आप खुद करके देखिए, आप प्रयत्न करके देखिए कि जब अपन ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो अपनी जिह्वा मुख विवर के किस अंग से स्पर्श करती है। ट ट तो वह करती है अपने मूर्धा से। मूर्धा का शाब्दिक अर्थ मित्रों होता है मसूड़ा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मसूड़ा। और अगर उच्चारण स्थान पूछे तो है मूर्धा, अर्थ मसूड़ा, लेकिन आपसे पूछ ले कि वह किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए मूर्धन्य। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछने का तरीका बहुत अच्छा था कि स्थान और संज्ञा में अंतर है। स्थान पूछे तो मूर्धा और संज्ञा पूछे तो उत्तर क्या जाएगा, मूर्धन्य। चलिए अगला प्रश्न। च वर्ग का उच्चारण संज्ञा। अभी मैंने कहा ही था आपको, संज्ञा और स्थान दोनों में अंतर है। अब आ गया प्रश्न अगला कि संज्ञा पूछी है, तो बताइए च वर्ग का संज्ञा कौन सी है। ये तो हो गया स्थान, क्योंकि ये तालु से आता है, तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी, तालव्य। तो इसका उत्तर क्या हो गया, स च छ छ ज, यानी च वर्ग का जो उच्चारण स्थान तो है तालु, और संज्ञा क्या है, तालव्य। अर्ध स्वर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा प्रश्न पूछा गया है कि अर्ध स्वर कौन से हैं, है ना, इषित ध्वनि कौन सी है, इससे संबंध में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ अर्ध स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, य और व। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि ये अर्ध स्वर ही क्यों कहलाते हैं। मित्रों, ऐसी ध्वनियां जो स्वर के संयोग से बने और जिनका प्रयोग व्यंजन के माध्यम से भी होता है, यानी व्यंजन में भी जिनका नाम लिया जाता है, वो अर्ध स्वर होते हैं। इनमें जो अर्ध स्वर है, एक तो य और एक व। मित्रों, य का जो निर्माण होता है वो ई और अ से होता है, और व का निर्माण जो होता है वह उ और अ से होता है। इसीलिए इनको अर्ध स्वरों की संज्ञा दी गई है। ये प्रश्न परीक्षा में एलडीसी में पूछा गया है, हैजियों की ज्यों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और वैसे ये य और व किसके अंतर्गत आते हैं, य व ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान देना, ये आते हैं अंतः स्तः ध्वनि। अंतः स्तः ध्वनि, अंतः स्तः ध्वनि, यानी यर य व न ल, यर व ल, यानी यर ल व, यानी ये अंतः स्तः ध्वनियों के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये महिला परीक्षा में प्रश्न था। प्राकंपित, प्राकंपित का मतलब क्या होता है, प्राकंपित, प्र मतलब अच्छी तरह से, कंपित यानी कंपन करना, यानी जीवा जहां कंपन करे, यानी प्रकंपित व्यंजन कौन सा होगा, तो प्रकंपित व्यंजन होगा र। र जीवा क्या होती है, लहराती है, और जहां लहराती है ना, तो वहां प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा, र। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, अ र। अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं अपन। ओह बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत पूछा गया है महिला परीक्षा में। जाओ के जियो, फेंके हुए व्यंजन, पहले तो बताओ फेंके हुए व्यंजनों को कहते क्या है। प्रश्न इस नाम से पूछा गया है, उत्क्षिप्त ध्वनि या उत्क्षिप्त वर्ण कौन से, उत्क्षिप्त ध्वनि या उत्क्षिप्त
वर्ण कौन से हैं और उन्हीं को कहते हैं फेंके हुए व्यंजन। तो फेंके हुए व्यंजन मित्रों कौन से हैं? फेंके हुए व्यंजन है ढ और ढ, ढ और ढ। आप उच्चारण करके देखिए, ढ जीवा झटके के साथ नीचे गिरती फेंकती है और ढ भी फेंकती है। अपन बोलते हैं ना, एक तो बोलते हैं डमरू और एक बोलते हैं सड़क। सड़क डमरू में क्या जीवा ताल में तक होती कण से, और पूर्ण रूप से क्या है आपसे बात, जीवा पूर्ण रूप से क्या है ढ और ढ झटके के साथ नीचे गिरेगी और फेंकते हुए नजर आएगी, इसीलिए उसका उत्तर हो जाएगा ढ। ध्यान रखना, फेंके हुए व्यंजन को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त ध्वनि या वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न। संघर्षी व्यंजन निम्न में से हैं। संघर्षी व्यंजन को हमने एक और नाम दिया है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, संघर्षी व्यंजन क्या है मित्रों? जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर मुख वीवर से हवा घर्षण के साथ निकलती है, और जब घर्षण होता तो होगा क्या? संघर्ष। और जब संघर्ष होगा तो पैदा होगी ऊष्मा, क्योंकि वैज्ञानिक कारण है, संघर्ष होते ही ऊष्मा पैदा होगी, और जहां संघर्ष होगा तो संघर्षी ऊष्मा पैदा हुई, ऊष्मीय। और वो कौन कौन से हैं? श श श ह। उच्चारण करते ही जीवा का घर्षण, इसलिए इनको ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो यह लगभग क्या है, ये अभी हमने चर्चा की। अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं मित्रों? ध्यान रखना, स्पर्शी व्यंजन तथा ऊष्मीय व्यंजन के मध्य स्थित ध्वनियों को अंतःस्थ ध्वनि कहते हैं। ये शब्द क्या है? ये संयुक्ताक्षर है। ये क्या है? संयुक्ताक्षर है। और अभी अभी हमने पढ़ा है ढ और ढ, ये फेंके हुए व्यंजन कह सकते हैं इनको, या इनको कह सकते हैं उत्क्षिप्त ध्वनि, यानी उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें कह सकते हैं। तो अपना संघर्षी व्यंजन का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? श श श ह, यानी श इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अ आ का उच्चारण स्थान पूछा है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें कंठ कोमल तालु, ये इसका रहेगा, ठीक है ना? कंठ कोमल तालु, यानी इसका उत्तर भी यही है, कंठ कोमल तालु। अ और आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ कोमल तालु। बहुत साधारण सा प्रश्न है और इसका उत्तर भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो कंठ कोमल तालु अ का उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर, मैंने सबसे पहले क्लास में यही बताया था कि क्या क्या प्रश्न बनेंगे और कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 5। 5 शब्द कौन कौन से होते हैं भैया? ध्यान देना, सबसे पहले आएगा तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा आगत या विदेशी, और 5वां अपना जो आएगा वो आएगा संकर। संकर का मतलब होता है मिश्रण। ये 5 प्रकार के शब्द जो होते हैं उत्पत्ति के आधार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 शब्द कौन से होते हैं रचना के आधार पर? 4 जो शब्द, ये नहीं है इसका, 2 जो शब्द हैं वो होते हैं आपके विकारी और अविकारी, ठीक है ना? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद जो होते हैं वो होते हैं 5, जो 5 ये थे। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। आ गया प्रश्न अगला। क्या कहा? रचना के आधार पर शब्द हैं, यानी रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, ये हमने पढ़ा था, ये तो उत्पत्ति के आधार पर है, ये तो होगा ही नहीं, रॉन्ग। बात करते हैं रूढ़, बिल्कुल होता है, यौगिक बिल्कुल होता है, योग रूढ़ बिल्कुल होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है? द क्वेश्चन अवस, यानी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो उत्तर क्या होगा? द। बहुत से ऐसे मित्रगण हैं जो क्या करेंगे? रूढ़, यौगिक, हाँ ये भी सही है, योग रूढ़ नहीं, ये ठीक है, दोनों आगे। लेकिन आप चौथा प्रश्न ऑप्शन भी देखें, चौथा ऑप्शन क्या है? अवस, यानी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ऊंट, बहुत बढ़िया। देखो अभी हमने चर्चा करी थी कि रचना के आधार पर शब्दों को हमने कितने भागों में बांटा है, यानी रचना के आधार पर शब्द को हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अभी हमने चर्चा की थी इस प्रश्न में रूढ़, अयौगिक और योग रूढ़। थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूंगा इसका। रूढ़ वे शब्द होते हैं जो प्राचीन काल से चले आए हो और विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो, उन्हीं के लिए शब्दों का प्रयोग हो, वो कहलाते हैं रूढ़। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो अलग अलग अर्थ से बने शब्दों के योग से बनते हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं। और योग रूढ़ का शब्द वो होते हैं जिसका किसी विशिष्ट अर्थ की ओर संकेत होता है, वो योग रूढ़ होते हैं। तो मित्रों देखो, तत्सम नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊंट का उष्ट्र होता है। योग रूढ़ भी नहीं, क्योंकि इसका कोई तीसरा अर्थ निकल नहीं रहा है। देशज भी नहीं, क्योंकि कोई सामाजिक भाषा के अंतर्गत आता है, वो भी नहीं। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, रूढ़। यानी जो प्राचीन काल से एक ही व्यक्ति के लिए प्रचलित है, इसलिए क्या हो जाएगा, रूढ़। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। निर्दय, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। निर्दय, निर्दय शब्द कहलाता है, निर्दय, दया मतलब गया। अब शब्द के टुकड़े कीजिए, अपने आप उत्तर आ जाएगा। निर्दय यानी गई हुई दया है जिसकी वह, तो समास कौन सा होगा, निर्दय, गई हुई है दया जिसकी वह, उसके मन में दया है ही नहीं, वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा अर्थ निकलेगा। अभी मैंने चर्चा की, जहां विशिष्ट अर्थ निकले वह शब्द कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़। तो इसका उत्तर भी क्या है, योग रूढ़। एक बात और ध्यान रखना आप, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, नोट कर लीजिए आप अपने रजिस्टर में, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे योग रूढ़ के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। प्रयोग के आधार पर, यहां थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गई है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, यानी शब्द के भेद कितने होते हैं। प्रश्न आप यूं पढ़े, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। मित्रों प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, पहले होता है विकारी, विकारी, विकार का मतलब बदलाव, परिवर्तन, यानी जिसमें बदलाव हो, परिवर्तन हो। और तीसरा है अविकारी। और अविकारी का प्रश्न तो कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि अविकारी क्या है। अविकारी अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, विकार यानी बदलाव, यानी बदलाव का न होना, परिवर्तन का न होना। विकारी शब्द होते हैं मित्रों 4, अविकारी शब्द भी होते हैं 4, यानी वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलाव हो वो तो होते हैं विकारी, और लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलाव नहीं हो उनको कहते हैं अविकारी। महिला पर्यवेक्षक में प्रश्न पूछा है, महिला पर्यवेक्षक ने प्रश्न यूं पूछा कि अविकारी का अन्य नाम है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अन्य नाम कौन सा है, तो इसका उत्तर था अव्यय। अविकारी का अन्य नाम क्या है मित्रों, अव्यय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गया प्रश्न सर, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आ गया कि शब्द जो लिंग वचन काल कारक से प्रभावित रहे, यानी जिसके रूप बदलते हो, अभी हमने चर्चा करी, जिसके रूप बदलते हो वो कहलाते हैं विकारी। क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, विकार यानी बदलाव, यानी उसके अंदर क्या बदलाव हो सकता है, तो बदलाव विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं मित्रों, ध्यान देना, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 होते हैं विकारी शब्द जिनके लिंग वचन रूप काल कारक के अनुसार रूप बदलते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। लो सब आगे सब, विकारी शब्द कितने होते हैं अभी पढ़ा हमने, विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर क्या है 4, अभी पढ़ लिया हमने, संज्ञा, स्वर्णाम, विशेषण और क्रिया। चलिए अगला, अविकारी को अन्य नाम से
अन्य नाम क्या है या किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न यूं भी परीक्षा में पूछा गया, महिला परिवेश में प्रश्न है जो पूछा गया है कि अविकारी का एक और अन्य नाम क्या है। तो मित्रों अविकारी को हम क्या कहते हैं, अव्यय। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4। सबसे पहले क्या होता है, क्रिया विशेषण, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, तीसरा होता है विस्मयादि बोधक, और चौथा होता है संबंध बोधक। मित्रों ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक अव्यय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अविकारी को हम किस नाम से जानते हैं, अव्यय के नाम से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पर शब्दों को बांटा गया है 9 प्रकार से, 9 भागों में शब्दों को बांटा गया है। वही प्रश्न आ जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने के भेद होते हैं, तो 8। इन दोनों में विद्यार्थी विचलित होते हैं, शब्द पूछे तो 9 और वाक्य पूछे तो 8। चलिए बहुत सीधा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित। देखो अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था प्रभावित, और एक क्या आया है, अप्रभावित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रभावित जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, बदलाव न होना। अब आप याद हो गया होगा आपको, बदलाव किसमें नहीं होता भाई, अव्यय में। अव्यय को हमने क्या कहा है, अविकारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में जरूर मिल जाएगा ये प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, क्षत्रिय शब्द शब्दकोश के किस वर्ग में आएगा। पहले तो आप ध्यान रखना, श एक तो होता है क्ष, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ और एक होता है श्र। ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं, ये सारी ध्वनियां कहलाती हैं संयुक्ताक्षर में। इनका निर्माण किन्हीं 2 ध्वनियों के योग से होता है, और क्ष जो बना है वो क और श से बना है। तो मित्रों जब कभी भी प्रश्न क्षत्रिय से बनेगा, यानी क्षत्रिय शब्द आप शब्दकोश में ढूंढोगे ना, शब्दकोश लेके बैठोगे तो क्षत्रिय शब्द आप कहां ढूंढोगे, क वर्ग में। यह आपको क वर्ग के अंत में मिलेगा। तो क वर्ग का है ये, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब, क वर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार त्र जो है वो हो जाएगा त, और र से ज्ञ जो है वो झ, और न्य से, और श जो है वो श और र से हो जाएगा। ध्यान है ना, शब्द ज्ञ से संबंधित प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि वह शब्दकोश में कहां मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्ञानी। अब आ गया, अभी प्रश्न पढ़ा, ज्ञानी शब्द किस वर्ग में आएगा। तो सबसे पहले क्या है, ज्ञ। तो आप ज्ञ मैंने अभी बताया था, ज्ञ का निर्माण किससे होता है, ज और न्य से। तो आप देख लीजिए ज वर्ग किस में आता है, च वर्ग में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, च वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा शब्द किस श्रेणी का है। बहुत महत्वपूर्ण, परमात्मा, ब्रह्मांड, ईश्वर। परमात्मा, ब्रह्मांड, ईश्वर, प्रकृति, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ध्यान रखना। इसी के अंतर्गत प्रश्न बनता है कि परमात्मा शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ईश्वर का ही एक नाम है। आगे चलिए, कौन सी भाववाचक संज्ञा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए, कौन सी यानी भाववाचक संज्ञा है, इन 4 में से भाववाचक संज्ञा है जो किससे बनी हो, विशेषण से। भाववाचक संज्ञा हमेशा संज्ञा से बनती है, इससे जातिवाचक संज्ञा से बनती है, एक सर्वनाम से बनती है, एक विशेषण से बनती है, एक क्रिया से बनती है। यानी 4 तरीके से ये भाववाचक संज्ञा बनती है। अब इसमें आप एक एक चीज को देखिए, मधुर विशेषण है, ममत्व मेरा सर्वनाम, चोर जाति, और जीत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माधुरी को इसमें क्या है, विशेषण।
मधुर से ये बना है माधुर्य। यह इसमें क्या है? प्रत्यय है मित्रों, यह इसमें क्या है? प्रत्यय है। इसलिए कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, लेकिन किसकी? विशेषण से बना हुआ शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है वही वापस। अच्छा, भाववाचक संज्ञा तो है, भाववाचक संज्ञा इसमें से कोई किससे बनी है? अभी मैंने बताया कि भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? जातिवाचक से। तो ऐसी कौन सा है जो जाति है? ध्यान दो, खट्टा विशेषण, खट्टा विशेषण, चुनना क्रिया, गौरव ओहो गुरु, और गुरु तो जाती है। स्वत्व ये नहीं है, ये इसमें सर्वनाम में होता है, तो ये नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा मित्रों? इसका उत्तर हो जाएगा स। गुरु, गुरु से शब्द बना है, और इसमें प्रत्यय कौन सा है? अ। गौरव शिशु का शैशव, है ना, इस तरह से बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अव्यय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अव्यय यानी अविकारी, और अविकारी के भेद मैंने अभी आपको बताए थे, 4 होते हैं। अब देखो इसमें लगातार, बिल्कुल यही सही है। ये लगातार जो है ना साथियों, ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? क्रिया विशेषण के अंतर्गत। परमात्मा संज्ञा है, लड़की संज्ञा है, और वीर विशेषण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह क्या बात है। वाक्य के अंग, शब्दों के सार्थक समूह को मित्रों वाक्य कहते हैं, और वाक्य के जो अंग हैं, उन वाक्य के अंग को हमने 2 भागों में विभक्त किया है। एक होता है उद्देश्य, जिसके बारे में कहा जाए, और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। और उद्देश्य जो कर्ता ही उद्देश्य होता है। कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। और कर्ता के बारे में जो कुछ बात कही जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ध्यान रखना, ये वाक्य के अंग 2 होते हैं। वाक्य के प्रकार, बिल्कुल, अंग और प्रकार और भेद, इसमें रात दिन का अंतर है मित्रों, ध्यान रखना। अंग और प्रकार और भेद में अंतर माना गया। तो इसमें वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। सीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, मैं विधेय कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जिसके बारे में प्रश्न पूछा ना, परीक्षा में अंडरलाइन कर दिया करो, उसके ऊपर गोला बना दिया करो। प्रश्न क्या है? विधेय कौन सा है? 2 देखिए, 1 और 2 टुकड़े कर दिए। अभी हमने चर्चा की है। सबसे पहला फर्स्ट, नहीं, ये उद्देश्य है। क्या है मित्रों? उद्देश्य है। सेकंड, बिल्कुल इससे संबंधित बात कही आ रही है तो विधेय हो गया। बिल्कुल। श 1 और 2 ये भी नहीं है। नौकरानी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। सीता के बारे में बात की जा रही है तो ये हो गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ब। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सही उत्तर होगा 3। वाक्य के 3 भेद कौन से होते हैं? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त, और तीसरा हो जाएगा मिश्र। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो आज हमने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और किस प्रकार की कुछ व्याख्यात्मक टिप्पणियां हमने पढ़ी। आशा करता हूं आपके ये प्रश्न परीक्षा में जरूर मिलेंगे और आप इसको अच्छी तरह से इसको गहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।